यहाँ ऐसा कोई सिलसिला सर हम हिस्ट्री नहीं पढ़े और हम सीएचएस में जाए हमारे पेपर पास हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ सर्टेन चीजें हमें पढ़नी है, जैसे वर्ल्ड वॉर है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों हुई। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर। क्या क्या वजूहात बनी वर्ल्ड वॉर के पीछे। एक टर्म है नेशनलिज्म। स्टूडेंट्स आपने ये टर्म हर जगह देखी होगी। नेशनलिज्म का मतलब ये होता है एक कौम अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझती है। इट इज सिमिलर टू पेट्रियोटिज्म। देखें जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, अपार्ट फ्रॉम कास्ट रिलीजन एनीथिंग, हम सब पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जंग होती है तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली नेशनलिज्म क्या है कि आप अपनी कंट्री के हिस्ट्री, कल्चर, एथनिक ग्रुप्स, हर चीज का प्राउड लेते हैं। मिसाल के तौर पे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर टू का आगाज किया, उसका रीजन था नेशनलिज्म। उन्होंने कहा हमें अपनी कोई भी सकाफत जो है ना वो वापस लेनी है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा कहे ना नेशनलिज्म, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर ने नेशनलिज्म को कुछ बनाया था, बताया था। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जर्मनी वांटेड टू एक्सपेंड इट्स कल्चर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थ्रू आउट यूरोप। पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि जर्मनी ने अपने आप को एक्सपेंड करना था पूरे यूरोप में। फर्स्ट पॉइंट। सो द फर्स्ट कॉज इज नेशनलिज्म। आगे चलते हैं जी। उस टाइम पे पूरे यूरोप में एग्रेसिव नेशनलिज्म था। आपको जो लगता है छोटे कंट्रीज, वो बड़े कंट्रीज थे उस टाइम पे। मिसाल के तौर पे जर्मनी जो था वो बड़ा कंट्री था, फ्रांस था। ठीक है, इसी तरह पुर्तगाल, मैक्सिको, ये बड़ी पावर्स थी। नेक्स्ट कॉज वाज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब यह था आपने कब्जा करना है दूसरी जगह पे। किस तरह से? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज। देखें, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, ये बड़ी ताकतें थी। अब ये क्या करते थे, अफ्रीका को टारगेट करते थे और वहां जाके अपनी कॉलोनीज बनाते थे। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? कॉलोनीज कहते हैं आप किसी मुल्क में गए, उसके सर्टेन एरिया पे आपने कब्जा किया और वहां आपने अपनी कुछ आबादी के लोग छोड़ दिए। वो लोग क्या करते, वहां से रॉ मटेरियल निकालते, वहां से गुड्स निकालते और बैक टू मदरलैंड बेचते। इसको कॉलोनी कहते हैं। तो ये बड़ी पावर्स क्या करते थे, अफ्रीका और एशिया में अपनी कॉलोनीज बनाते थे, यानी एरिया एक्सपेंड करते थे। दीज कंट्रीज वर इन कंपटीशन फॉर कॉलोनीज। जिसका जितना बड़ा एरिया उतनी बड़ी बादशाहत थी उस दौर में। ठीक है, ये सारी तो पिक्चर्स में डली हुई है। अब ये कॉलोनीज का कुछ मैप में दिखाने की कोशिश की है, आपको पता चलेगा कौन सी कॉलोनी किसके पास है। अगेन हम इसको आगे चल के देखेंगे। 1900 में भी कुछ कॉलोनीज थी, अभी हमारे किसी काम का नहीं है सब कुछ, अभी हम बेसिक चीजें देख रहे हैं। मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म क्या था कि आप क्या करते, स्टॉक पाइल करते अपने आर्म्स को, वेपन को। बैलेंस ऑफ पावर खराब हो रहा था दुनिया का। मिसाल के तौर पे एक कंट्री ए है, उसके पड़ोस में बी है। ए ने क्या किया, अचानक से अपने पास 1000 आर्म्स खरीद ली। इसने उस दौर के हिसाब से टैंक बना लिए। अब मुझे बताएं क्या बी को परेशान होने की जरूरत है, या मैं आपको ऐसे समझाऊं, आपके पड़ोसी ने ना बहुत सारा असलहा खरीद लिया है,
आपको परेशानी होगी, या होनी चाहिए? हम्म। अकबब होगी। और ये सवाल समझ नहीं आया आप लोगों को? जब आप आर्म्स स्टॉक पाइल करते हैं, आपके नेबर को मसला होता है, इससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर खराब होता है। ठीक है। यस। नाउ यहाँ पे एक लाइन देखिएगा, ऑल द नेशंस ऑफ यूरोप वर मिलिटरिस्टिक, सबके पास मिलिट्री पावर थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी वर स्पेशली सो, यानी इनके पास कुछ और ही प्लान्स थे पावर के। ठीक है। तीन कॉजेज हो गई, नेशनलिज्म हो गया, इंपीरियलिज्म हो गया, मटेरियलिज्म हो गया। ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप बिल्ड अप देयर आर्मीज एंड नेवीज इन 1914। 1914 वो टाइम है जब जंग स्टार्ट हो रही है। कुछ इस तरह से आपके पास स्टेट्स थे, ये ना पेपर में लिखने, ये ना याद करने, इट इज जस्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। ठीक है। जर्मनी की तादाद देख लीजिए, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, फ्रांस, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, ये बड़ी पावर्स हैं। As one country increased its army, so all the countries felt obliged to increase their armed forces to keep the balance of power. अगर ए के पास 30 वॉरशिप हैं, बी के पास 15 हैं, तो वो 15 मजीद बाय करेगा। उसका रीजन क्या है कि भाई मैं बैलेंस ऑफ पावर तो रखूं, ऐसा ना हो कल को ये मुझे टपका दे यहां पे। उस टाइम पे कोई किसी का दोस्त नहीं था, जैसे आज कोई किसी का दोस्त नहीं है। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन जो था, वो नेवीज के ऊपर ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उनके पास नेवी जो वॉरशिप्स थे वो ज्यादा थे। ये सब तो आपके लिए खैर कोई काम का नहीं है इतना। मोबिलाइजेशन में इन्होंने बताया कि भाई इनके पास क्या क्या चीजें होती हैं। नाउ द अनदर कॉज जो कि मेन कॉज बनी, वो अलाइंसेस थी। अलाइंसेस मतलब क्या होता है, आप ग्रुपिंग करते हो, आप पेयरिंग करते हो। मिसाल के तौर पे तीन कंट्री हैं, ए बी सी। ठीक है। आपने कहा कि अगर सी को किसी ने टच किया, यानी सी पे किसी ने अटैक किया, तो ए विल फाइट इंस्टेड ऑफ सी। यानी अगर आप सी पे अटैक कर रहे हो, तो ए ऑटोमेटिकली आपको मारेगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड अलाइंस। इसी तरह से हम एक पहले मिसाल समझते हैं। डी, डी ने जब सी को मारा, तो ए और सी ने मिलकर डी को मारा, लेकिन जाहिर है डी ने भी तो किसी से दोस्ती की हुई होगी। डी को बचाने के लिए बी मार्केट में आएगा, और बी क्या करेगा, वो डी को बचाएगा, और कैसे बचाएगा, वो ए को हिट करेगा जाके। दिस इज कॉल्ड अलाइंस। एक मुल्क जो है वो तनहा इस दुनिया में नहीं रह सकता। ये बात समझ में आती है अलाइंसेस वाली? फॉर इंस्टेंस, चाइना जो है, चाइना इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ है, तो हम ये कहेंगे कि चाइना पाकिस्तान का अलायंस है। फिर ईरान शामिल हो जाए इसमें, जिस तरह ये सीपैक में लाना भी चाह रहे हैं, सऊदीया को भी लाना चाह रहे हैं, ये अलायंस बनेगा। अभी 4 से 5 मुल्क बन गए, एक अलायंस बन गए। फॉर इंस्टेंस, कोई पाकिस्तान पे अटैक करेगा, तो ये कंट्रीज फ्रंट पे आएंगे लड़ने के लिए। बात समझ में आती है? तो ये पहले अलायंसेस समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। जी बेटा, क्लियर हो गया? ये मिल जाएंगी सारी स्लाइड्स, आपको मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट। मुझे ओके कर दे ताकि फिर मैं आगे बढ़ाऊं बात। ये आज पूरी तो नहीं होगी, आज आधी होगी है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह इसको हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है। अलाइन से समझ में आगे बढ़ते। अब आइए समझने वाली बात की शुरुआत कैसे हुई सारी चीजों की। ठीक है। 1800 में
ये वाले जो कंट्रीज है, सेरेबिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड बेल्जियम, इन्होंने एक ट्रीटी की थी, सही है, और इन्होंने कहा था कि हम जो है न्यूट्रल रहेंगे। जर्मन ऑस्ट्रियन एक ट्रीटी थी 1879 में, इटली और ने जर्मनी को ज्वाइन किया था, फ्रांस और रशिया का अलायंस था, इसी तरह था ब्रिटिश का नेवी अलायंस था जर्मनी के साथ, ट्रिपल एटेंटेड बना था, ठीक है, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का अलायंस था। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से देखते हैं कौन सा मुल्क किसके साथ मौजूद था, ठीक है, यहां से शुरू करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एटेंटेड जो बना था, ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ये तीन मुल्कों का एक अलायंस था, ठीक है। फ्रांस और रशिया का एक अलायंस था, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अपना एक अलायंस बनाया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अलायंसेस बना लिए तो अब हुआ क्या, यहां से आपको समझ में आएगा कि होता यूं है। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला ट्रिपल एटेंटेड है, ग्रीन वाले ट्रिपल अलायंस हैं, और ये जो हल्का सा कलर है ना, ये आपके पास है बाल्कन स्टेट, इनके नाम थे, ठीक है। यहां पे देखिए कि एड अलग है, किसी मुल्क को आप एड देते हो तो वो अलायंस नहीं है, किसी के साथ आप ट्रीटी करते हो तो वो अलायंस नहीं होता। अलायंस क्या होता है कि आप मुकम्मल उससे मुआहदे करते हो, उसमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीज है जिसमें सेर्बिया है, बुल्गारिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये तीन नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये यूरोपियन के अलायंसेस बने में ना। सेर्बिया ने जंग लड़ी, ऑटोमन अंपायर जो हम कहते हैं ना, सल्तनत उस्मानिया, उसको यहाँ पे ऑटोमन अंपायर कहा जाता है। सेर्बिया ने टेरिटरी गेन कर ली। ऑस्ट्रिया और हंगरी की जो है वो डाइवर्स एथनिक पॉपुलेशन थी, ठीक है, और सेरेबिया और ऑस्ट्रिया हंगरी में जंग स्टार्ट हो गई थी, वॉर हल्की फुल्की स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। जर्मनी का प्लान था यूरोपियन वॉर का पहले से, जर्मनी पहले से प्लान बना के बैठा हुआ था। हर मुल्क की ना अपनी एक अलग कहानी है इसमें। अच्छा जी, सेरेबिया जो है वो प्रोटेक्टेड था क्योंकि रशिया ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था। जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरिया के साथ अलायंस के अंदर मौजूद था, ठीक है। ये अभी चेन ऑफ इवेंट्स आएगी आपके पास। होता ये है कि एक आपका असैसिनेशन होता है, पहला बंदा मरता है, नाम इसका मुश्किल से आप फर्डिनेंड के नाम से याद रखें। ये सहाफी था, ये जर्नलिस्ट था कोई ना, जर्नलिस्ट था, और इसका हो जाता है मर्डर। अब होता क्या है कि जब इसका मर्डर हो गया, इल्जाम लगता है दूसरे मुल्क के ऊपर कि भाई इसको जो है ना दूसरे कंट्री ने मरवाया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आते हैं, ऑस्ट्रियन हंगरी अंपायर कंट्रोल्ड सेवरल एथनिक ग्रुप थे, फिर सर्बियन नेशनलिस्ट वहां पे मौजूद थे। दिस लेड टू द असैसिनेशन ऑफ फर्डिनेंड, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एथनिक ग्रुप्स थे, वहां पे हो जाता है मर्डर, और मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है किसको, यहाँ पे देखिएगा, ये सेरिबियन थे, और सेरेबिया की ऑस्ट्रिया हंगरी से बन नहीं रही थी, ठीक है। तो ये जो फर्डिनेंड थे, इनको मारा गया कब, 28 जून 1914 को, और सेरेबिया ने इल्जाम लगाया किस पे, ऑस्ट्रिया हंगरी पे, कि आपने इनका मर्डर करवाया है, और आप जो है इसको माने और इसकी पनिशमेंट लें। बात समझ में आई। ये सारी बातें इसलिए बता रहे थे कि आपको बिल्टअप समझ में आए कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कैसे हुई।
जी, जैसे हमारे मुल्क में कोई अगर सुन्नी शिया का मसला हो जाए, डायरेक्ट मामला कहाँ पहुंचता है? सऊदीया और ईरान पे। इसी तरह से एक मर्डर जो है वो बात कहाँ ले गया? सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी की लड़ाई पे। अच्छा जी, यहां पे इनका मर्डर हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया में वॉर शुरू हो जाती है। यहां से आपकी लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब आपकी लड़ाई स्टार्ट हो गई तो अब गेम आएगा अलाइंसेस का। ऑस्ट्रिया हंगरी अगर सर्बिया पे हमला कर रहा है या सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला कर रहा है, बाकी मुल्क अब इन्वॉल्व होंगे। मिसाल के तौर पे जो येलो वाला एरिया आप नजर आ रहा है आपको, ये ट्रिपल एटेंटिट का एरिया, यानी रशिया, रोमानिया, सर्बिया, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, ब्रिटेन। लड़ाई होगी तो ये सब मिलके मारेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी जो है इसको सपोर्ट मिल रहा है जर्मनी का, तुर्की का, और किसका? छोटे छोटे ममालिक का सपोर्ट मिल रहा होगा इसको, बुल्गारिया का। सो अब यूरोप जो है एक थिएटर में कन्वर्ट हो गया, वॉर थिएटर में। 30 जुलाई को रशिया ने, देखें जून 28 को असैसिनेशन होता है, 28 जुलाई को जो है वो वॉर होती है, 30 को रशिया अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करता है, और 1 अगस्त को जर्मनी डिक्लेयर करता है वॉर ऑन रशिया। कुछ बात समझ में आई? ये पूरा चक्कर अलायंसेस का चक्कर था। बिलाल क्या रिपीट कर दूं? रिकॉर्ड हो तो रहा है? मैंने कहा 28 जून को फर्डिनेंड मर गया, 1 महीने तक बातचीत चली, कोल्ड वॉर चली ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के दरमियान में। ठीक है, 28 जुलाई के बाद जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि ये अलायंसेस में थे। तो रशिया ने क्या किया? अपनी मोबिलाइजेशन शुरू की, फौज की। फौज की मोबिलाइजेशन टुवर्ड्स बॉर्डर होती है नहीं होती है, बताइएगा? रशिया ने आर्मी बिल्डअप की, टैंक्स लगाए, असलाह लगाए, किधर? टुवर्ड्स द बॉर्डर। अब बताएं, जब रशिया आर्मी बिल्टअप करेगा तो सबसे ज्यादा मसला किसको होगा या किसको होना चाहिए? समझ में आई अब कुछ बात? ये समझाना था मुझे आपको। बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करें प्लीज। जी बेटा, अकबर किस नेबर को होना चाहिए? मैं इस एरिया पे मिलिट्री बिल्डअप कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मसला जर्मनी को था, तो जर्मनी ने समझा कि रशिया मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, मैं पहले रशिया को निपटा दूं। ठीक है, आगे क्या होता है? अब जर्मनी ने क्या कहा कि मैंने रशिया पे तो अटैक कर दिया, लेकिन मेरे पीछे फ्रांस भी तो है। जर्मनी ने डिक्लेयर कर दी वॉर फ्रांस पे। अब जब जर्मनी दो एंड से लड़ रहा है, क्योंकि ट्रिपल एटेंटिट में एक और कंट्री था, वो था ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि अच्छा अब मैं जर्मनी को बताता हूं, मैं जर्मनी से लड़ूंगा। 6 अगस्त हो गई रशिया ऑस्ट्रिया हंगरी वॉर में। 12 अगस्त को ब्रिटेन ने अब किस पे वॉर का ऐलान किया कि भाई मैं किसको मारूंगा? मैं सर्बिया को मारूंगा या ऑस्ट्रिया हंगरी को मारूंगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो रही है अब?
कौन किसका दोस्त है, वो मदद करने आ रहा है बस। इस तरह से याद रखिएगा। आपको ना डेट याद रखनी है, आपको ना इवेंट्स याद रखने हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि उस पूरे कहानी में हुआ क्या, किसने किसको डिच किया, किसने किसका साथ निभाया। तो याद तक बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ो। अब लड़ाइयां शुरू होती हैं। जब लड़ाइयां शुरू हो गई, यूरोप जो है पूरा वॉर का थिएटर बन गया। जर्मनी में उसमें हिटलर का रोल था नहीं, हिटलर का रोल आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अभी नहीं था। लेकिन जर्मनी जो रूल हो रहा था ना, वो बाय डिक्टेटर्स होता हुआ आ रहा था। यानी उस दौर में ऐसे ही लड़ाके होते थे सारे के सारे। अब यूनाइटेड स्टेट्स की कहानी है। यूनाइटेड स्टेट्स 1914 में स्टेबल हो चुका था, और इसने क्या कहा, ऑफिशियली हम न्यूट्रल हैं। बच्चों, यूनाइटेड स्टेट्स को ना थोड़ा सा अल्लाह ने भी सपोर्ट किया है। कैसे सपोर्ट किया मैं बताता हूँ। यूएसए जो है ना, ये बिल्कुल कटके बना हुआ है। आपने अगर किसी ने मैप देखा है ना, यूएसए के पास पानी है, इधर पानी इधर पानी, नीचे जो कंट्रीज हैं वो उस पे उसका होल्ड है। कोई और आके अटैक कर नहीं सकता यूएसए पे। एक दुनिया के आखिरी कोने में बैठा हुआ है वो। यानी ये किसी को पिन कर देगा, अगला बंदा इसको पिन नहीं कर सकता। तो यूएसए ने कहा कि देखो, यूरोप बहुत दूर है, हम अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है। तो आपका यूएसए न्यूट्रल था। विल्सन था, वुडरो विल्सन, उस टाइम पे उसने बोला भाई हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन यहां से यूएसए बना वर्ल्ड नंबर वन। कैसे? जब पूरा यूरोप जंग में था, तो यूएसए ने मौका पाके क्या किया, असलहा बनाया। उसने उस टाइम के हिसाब से असलहा बनाया, और वो दबा के सेल किया दूसरे मुल्कों में। जैसे जो मुल्क, जैसे जर्मनी था, जर्मनी दोनों फ्रंट से वॉर में था। इधर से फ्रांस, इधर से रशिया। पैसे तो थे नहीं। यस, इकोनॉमी बिल्ड की। उसने जर्मनी को बोला हम आपको दे रहे हैं, आप अभी सिर्फ असला यूज करो, पैसे जो है बाद में दे देना। इसी यूएसए ने फिर ब्रिटिश को बेचा, हर कंट्री को उसने बेचा है फिर असला। तो यहां से जब बाकी कंट्रीज टॉर्न हो गए थे, वहां पे यूएसए ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया। ठीक है। हुआ क्या कि यूएस की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। देखिए, यूएस का जो किरदार हर जगह आता है। अलाइड ट्रेड की वजह से हुआ क्या, 825 मिलियन डॉलर से 3.2 बिलियन इन द सेम पीरियड, यानी कि असलहा इतना बिका। वर्ल्ड वॉर वन ने यूएस, जो कि पहले कर्जे लेता था, उसको कर्जे देने वाला नेशन बना दिया। ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया, मौका पाया और न्यूट्रल रहा। जब आप जंग लड़ते हो ना, आपका लॉस बहुत होता है। अब हुआ क्या कि ग्रेट ब्रिटेन को नेवी यानी पानी में कोई नहीं हरा सकता था। जर्मनी ने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह से ब्रिटेन को हराएं, लेकिन वो उसको हरा नहीं सके। तो ये तो सारे वाकयात ही आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सारी डिटेल में। मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। होता यूं है, जर्मनी ने एक ब्रिटिश पैसेंजर ना शिप जा रही थी, लुसिटानिया उसका नाम था। ठीक है। जर्मनी ने इस पे अटैक किया और इसको समुंदर में मार डाला, हरा दिया इनको। जर्मन क्या बिलीव करते थे, इट वॉज कैरिंग कॉन्ट्राबैंड वेपन्स टू द ब्रिटिश। वो कहते थे भाई ये ब्रिटिश की शिप है, असलहा लेकर जा रही है। जर्मनी ने कहा इसको मार दो। लेकिन पता उसमें हुआ क्या, उसमें तकरीबन कोई 1200 सिविलियन मरे, जिसमें से 128 अमेरिकन थे।
बात समझ में आई? अब आपको पता चलेगा कि अमेरिका इसमें कूदा क्यों। देखें, जंग के उसूल होते हैं। जंग के उसूल में था कि जो लोग ट्रेड करने गए उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये सिविलियन थे सारे। ये क्या करते थे, ये मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। अब ट्रेवलिंग में आप ब्रिटिश के हो, अमेरिकन के हो, मिसाल के तौर पे, एक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, हमारी आज दुबई से लड़ाई हो जाए, तो क्या आप एमिरेट्स के प्लेन को जब तबाह करेंगे तो क्या उसमें सिर्फ दुबई वाले होंगे? बताइएगा मुझे। उसके अंदर हर मुल्क का बंदा होगा ना। तो 1200 में से सिर्फ 128 अमेरिकन थे, और जब ये खबर अमेरिका तक पहुंची, अमेरिका ने क्या कहा कि जर्मन्स ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, उसने हमारे लोगों को मारा है। और जब आप इंटरनेशनल लॉ वायलेट करते हैं तो अमेरिका आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये देखें, उस एक जो अखबार है ना उसकी कटिंग है। लुसिटेनिया संक बाय सबमरीन प्रोबेबली 1260 डेड ट्वाइस स्टॉप्ड ऑफ आयरिश कोस्ट। 15 मिनट में डूब गई थी, और ये पूरी एक अखबार में भी रिपोर्ट आई हुई है कि भाई इतना बड़ा सानिया हो गया इनका, इतनी बड़ी शिप थी है। जब इन्होंने पूछा अपनी पब्लिक से, तो पब्लिक ने क्या बोला, और प्रेसिडेंट ने बोला कीप अस आउट ऑफ वॉर। समझदार बंदा था, उसको पता था कि यार अगर हम वॉर में जाते हैं तो हमारा ना सिर्फ मैन का लॉस है बल्कि हमारी इकोनॉमी का भी लॉस। ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आएगी जिमरमैन टेलीग्राम भी है, ये आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। ये विल्सन की पूरी स्पीच चल रही है। होता ये कि जब यूएसए वॉर के अंदर एंटर होता है तो वो फिर सारी पावर्स को हरा देता है। उसका रीजन क्या था? यहां देखें, द यूएस डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी, द न्यू जनरल पॉलिसी swept every restriction aside, have been ruthlessly sent to bottom without the present German submarine war is a war against all nations. We are the sincere friend of the German. We shall happily still have the opportunity to provide for and action. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने विल्सन ने स्पीच की, और यूएस ने क्या किया, डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी, कि भाई अब हम जो है वो जर्मनी से अपना बदला लेंगे, इन्होंने हमारी सबमरीन को या हमारे लोगों को कैसे मारा। ठीक है, अब ये इनकी स्पीच है पूरी। अब ये यूएसए घुसा क्यों, प्रिंसिपल्स किस लिए आया वो, वॉर टू एंड ऑल वॉर। जब यूएसए जंग करेगा, जर्मनी को खत्म कर देगा, तो कोई भी लड़ने वाला नहीं होगा। उसने कहा वर्ल्ड मस्ट बी सेफ फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स को हम डिफेंड करेंगे, ट्रेड, न्यूट्रलिटी, फ्रीडम ऑफ द सी एंड वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इन बुनियादों पे यूएसए जंग के अंदर कूदता है, और 1918 के अंदर आपके पास ये वॉर जो है वो एंड हो जाती है। ठीक है, इस वॉर में जो बेनिफिशियरी था, जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो कौन सा कंट्री था? इस वॉर का बेनिफिशियरी कौन था? यूएसए, वेरी गुड। इस वॉर का बेनिफिशियरी रहा यूएसए। द रीजन वॉज, आप वॉर में लेट एंटर हुए, आप घुसे, आपने एक मुल्क को मारा मुरा जो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। देखें, जर्मनी जो है ऑलरेडी वो इधर भी लड़ रहा रशिया से, इधर फ्रांस से लड़ रहा, इधर ऑस्ट्रिया हंगरिया को सपोर्ट कर रहा, वहां सर्बिया उसको मारा, ऊपर से ब्रिटेन इसके साथ लगा हुआ। जर्मनी बिल्कुल मकरूज हो गया था, कर्जदार हो गया था, पैसे खत्म हो चुके थे गवर्नमेंट के पास। यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने इसको असलहा बेचा था। ठीक है, जब यूएसए ने जर्मनी को असलहा बेचा तो ये ऑलरेडी लोन में था। जर्मनी पूरी तरह से जब टूट गया, और जब फाइनली यूएसए जब मार्केट में एंटर हुआ, तो यूएसए वॉज फ्रेश, इसको कोई मसला नहीं हुआ, और बाकी सारे कंट्रीज थक चुके थे।
इस वजह से यूएसए को अपने दूर होने का फायदा हुआ। और वुडरो विल्सन ने जो स्पीच दी, चाहिए वो 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन है, उसमें उन्होंने जो बताया, इससे फिर यूएसए एक पावर इमर्ज हुआ। उस टाइम तक ग्रेट ब्रिटेन के भी हालात पतले हो गए थे, फ्रांस भी थक चुका था, रशिया भी लड़ाई में इन्वॉल्व था, तो उसकी भी ग्रोथ नहीं थी। तो वर्ल्ड स्टेज खाली था, वहां यूएसए उभरा, एक नाम बना कि भाई दिस इज द वर्ल्ड पावर, क्योंकि आज हमारे पास इकोनॉमी भी है, हमारे पास मिलिट्री भी मौजूद, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। अभी तक हम इन डेप्थ नहीं गए किसने कितने लोगों को मारा, क्या हुआ, कैसे थे मामला, बट फॉर द टाइम बिंग ये आपके लिए जरूरी था कि आपको वर्ल्ड वॉर वन का मामला समझ में आ जाए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सही है, समझ में आ गई ना चीजें। अच्छा, ये मैं स्लाइड्स भेज दूंगा आपको, वो कोई मसला नहीं है स्लाइड्स का। अब आपने क्या करना है, जो मैं मटेरियल भेजू ना उसको रीड कर लिया। मटेरियल थोड़ा लंबा है इसका, क्योंकि हर इवेंट हुआ, हर इवेंट में कहानियां हैं, पॉजेज हैं। ये पूरी वॉर का ओवरव्यू था, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे भी अगर मैं दूं ना इसको, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं इसको। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आज रात तक पेंडिंग में सारे काम अपने कंप्लीट कर लूं। डज इट यूजुअली कम्स इन ऐसे? नहीं, ऐसे में इस तरीके से नहीं आएगा। आप आर्ग्यूमेंट बिल्डअप करोगे। आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्डअप करोगे? कि जब आप बताओगे कि इंडिया जो है वो टीम अप कर रहा है किसके साथ, यूएसए के साथ, यूएसए इसराइल के साथ, तो आप उसको झलक दोगे कि एज इट वाज ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर वन, कि अलायंसेस की वजह से वॉर हुई थी। भाई बात सुने, ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, यूएसए ने ईरान पे अटैक कर दिया। आपने इस बात को वर्ल्ड वॉर वन के अलायंसेस से मिलाना है। कैसे मिलाओगे? कि अगर कोई सवाल या कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है कि क्या वर्ल्ड वॉर थ्री पॉसिबल है, तो आप उसमें इसको इस तरह से बना के लेकर चलोगे कि यस, वर्ल्ड वॉर थ्री बिल्कुल पॉसिबल है। और कैसे बताओगे? कि जैसे वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जर्मनी जो है वो हर किसी से लड़ रहा था, फिर आपकी जो है अलायंसेस बने हुए थे, उसका रेफरेंस देंगे बेटा यहाँ पे। समझ में आया? इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंटेशन। अभी मैं किसी से पूछूं वर्ल्ड वॉर थ्री होगी, जी सर होगी। अरे कैसे होगी, कोई प्रूफ तो दो। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है? दिस इज आर्ग्यूमेंटेशन बेटा। जितनी हिस्ट्री आपको पता होगी, जितनी चीजें आपको पता होंगी, आप वो इसी तरह से। जो आईएमएफ है, आईएमएफ क्या कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम कर रहा है। किसी भी मुल्क में जाता है, अपनी पॉलिसीज दे देता है, आप उसको वहां से कंपेयर कराइए। जी बेटा, क्लियर हो रहा है? ओके जनाब, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, मटेरियल भी मिल जाएगा। और भी कोई सवाल हो किसी का तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।